बच्चों अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी है लीगल प्रोविजन एंड अदर प्रोविजन टू अकाउंटिंग सेटल ऑफ द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के वक्त लीगल कौन सी प्रोविजन ये केस में कैसे अप्लाई करनी है वो हमें समझनी है। तो आपको ये सब में पूछा गया होगा एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ अ फॉर्म। फॉर्म का जब लॉस होता है तो उनको रिकवर कैसे करेंगे उसकी प्रोसीजर आप बताओ। तो बच्चों आप बोलोगे सर जब भी लॉस होता है फॉर्म का तो पहले हम बोलेंगे कि फॉर्म के पास के जो प्रॉफिट हुए उसके सामने आप राइट ऑफ करो। पहला फिर से बोल रहा हूं, लॉस हुआ है तो पिछले सालों में जो लॉस हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है ये लॉस हुआ उसके सामने राइट ऑफ करो। आप बोलोगे सर वो तो इनसफिशिएंट है, कम अमाउंट है, तो कोई बात नहीं बच्चों। तो आप बोलोगे सर पार्टनर को बोलो कि पार्टनरशिप फॉर्म में उनकी कैपिटल है उनके सामने राइट ऑफ करो। आप बोलोगे सर वो भी बहुत कम पड़ रही है या इनसफिशिएंट है, तो आप बोलोगे सर पार्टनर के पर्सनल फंड में से, कैपिटल में से या पर्सनल जो भी उनके पास एसेट है उनमें से रिकवर करो। तो ये प्रोसीजर है बच्चों। कर पढ़ना शुरू करते हैं, स्क्रीन पे अभी आ ही रहा होगा। तो पहला जो है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द लॉस इंक्लूडेड कैपिटल डेफिसिट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। जो पहला है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी राइट ऑफ देम द प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म। प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म में से राइट ऑफ करो, जो पहली बात हमने बोली। दूसरी बात है उन्होंने बोली है प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट then it would be meet from the capital from the partner। कैपिटल ऑफ पार्टनर में से आप राइट ऑफ करो, उनके लॉस जो हुए हैं वो भी इनसफिशिएंट है। तो अभी पर्सनल एसेट की बात होगी सी पॉइंट में। इफ द कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट देन ऑल द पार्टनर वुड डिस्ट्रीब्यूट द लॉस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड पे फ्रॉम द पर्सनल एसेट एज पर नीडेड। तो उनको भी लाना तो पड़ेगा कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हर एक पार्टनर ये लॉस राइट ऑफ करने के लिए क्या करेगा, अपने पर्सनल फंड लाएगा। ये प्रोविजन थी फॉर द लॉस ऑफ फॉर्म। लॉस ऑफ फॉर्म की प्रोविजन थी। प्रोविजन जो लॉस होता है फॉर्म का उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं उसके रिलेटेड बात हुई। अभी बच्चों आगे चलते हैं, लायबिलिटी एंड फॉर्म, लायबिलिटी ऑफ फॉर्म है एंड दूसरा है प्रोविजन उसके रिलेटेड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो वो बोल रहा है कि सर पार्टनर की लायबिलिटी होती है और फॉर्म की लायबिलिटी होती है, उसको प्रोविजन लीगल प्रोविजन क्या है तो उसके बारे में पहले पढ़ते हैं और बाद में फिर से एक्सप्लेन करते हैं। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज टू बी अनलिमिटेड। ये डायलॉग याद ही रख लो, आपको बहुत जगह पे आएगा, एमसीक्यू में भी बहुत आएगा कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी लायबिलिटी होती है तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए। तो वो बोल रहे हैं दस फॉर द ड्यूज टूवर्ड्स थर्ड पार्टी पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो वो सारे पार्टनर के साथ में भी वो क्या होगा, कलेक्टिवली लायबल है और इंडिविजुअल भी लायबल है। एज पर द लीगल प्रोविजन असेट ऑफ अ फॉर्म आर यूज्ड टू डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी of the firm and personal asset are partner also used to discharge the personal liability। सिंपल बात है, थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के लिए आप बोलोगे फॉर्म की लायबिलिटी सपोज होती है, पहले हमने जो डिस्कस कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, लायबिलिटी ऑफ फॉर्म। फॉर्म का होगा तो पर्सनली लायबल है, कलेक्टिवली लायबल है। पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो लायबिलिटी के लिए पेमेंट करने के लिए उनकी पर्सनल एसेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रीजन वो है आपके पास इनसफिशिएंट फंड हो पार्टनरशिप फॉर्म में तो पर्सनल एसेट भी यूज होगा। पहले जो बात हो रही थी वो लॉस की बात हो रही थी, यहाँ पे जो ध्यान में रखना है पार्टनरशिप फॉर्म का लॉस जो होता है उसकी बात हो रही थी, यहाँ पे लायबिलिटी होती है उसकी बात हो रही है। अभी आगे लिखा हुआ है सिंस द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड after the making the payment of personal liability from the personal asset surplus can be used to pay the liability of firm। तो वो तो समझ में आया कि उसके बाद सपोज उसकी पर्सनल लायबिलिटी भी बहुत है तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी के बाद जो पेमेंट करने के बाद पार्टनर का जो भी बचेगा वो फॉर्म के लिए यूज होगा। समझ में आ रहा है, पहले फॉर्म की बात हो गई पूरी, पर्सनल लायबिलिटी होती है सपोज कई बार क्या होती है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो कहाँ यूज करेंगे,
वो फॉर्म की लायबिलिटी पे करने में यूज होगा जो जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये था सेकेंड पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ अ फॉर्म एंड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ फॉर्म एंड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो बच्चों ये क्वेश्चन शांति से आप समझ लो, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली जाओ तो अच्छा रहेगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा। ये था हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अभी हम जा रहे हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। बच्चों थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है पार्टनर्स लोन टू फॉर्म। पार्टनर्स लोन टू फॉर्म, बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले उनकी सीक्वेंस कब आती है, जब पहले तो ये लॉजिक समझ लो, पॉइंट का मतलब क्या है, जब भी पार्टनर सपोज पार्टनर ए है, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दी हुई है, ए ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दी हुई है, तो उनका कैसे पेमेंट होगा, कौन से सीक्वेंस में पेमेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी इसमें सीक्वेंस ही ध्यान में रखनी है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड द लायबिलिटी ऑफ अ फॉर्म इज पेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ असेट ऑफ अ फॉर्म। पहली लाइन में क्या बोला है बच्चों, सीक्वेंस समझना, पॉइंट टू पॉइंट समझना, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करो, एंड दूसरा है लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी पेमेंट होगा। उसके बाद क्या बोला है वो पढ़ते हैं, कैसे होगा। तो आप बोलोगे सर आपकी जो भी फॉर्म की एसेट है वो बेच दो, उसमें से जो आएगा वो इसमें से पेमेंट होगा दो का। उसके बाद दो का मतलब ये दोनों की करने के बाद द फ्रॉम द सरप्लस ऑफ लोन ऑफ अ पार्टनर इज रिडीम, इतने होने के बाद थर्ड नंबर पे पेमेंट होगा पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन जो पार्टनर ने फॉर्म को लोन दी है उनका पेमेंट होगा। फर्स्ट किसका होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस उसका होगा। उसके बाद आप बोलोगे लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, एंड थर्ड जो होगा वो पार्टनर्स लोन का पेमेंट होगा, सरप्लस जो होता है वो। उसके बाद लिखेंगे लोन ऑफ अ पार्टनर इज रिडीम इफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ फॉर्म लायबिलिटी द अवेलेबिलिटी सरप्लस इज insufficient to return the back the loan more than one partner, nothing can be recovered from the partner in the case the partner is redeem their loan proportionately। अभी बच्चों कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो फंड है वो सफिशिएंट नहीं है, ए बी सी तीनों ने लोन दी हुई है, तो आप बोलोगे सर उनके रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है, रेशियो के हिसाब से क्या लिखा हुआ है वो लैंग्वेज पे ध्यान में रखना। इन द केस द पार्टनर रिडीम देयर लोन प्रपोजन, ये ध्यान में रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं करेंगे, वो ध्यान में रखना, इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट लोन का नहीं होगा, आपके लोन के प्रपोजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, जब भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को लोन देता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, सेकंड वी हैव टू पेड थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मतलब बाहर वाले लोगों की लायबिलिटी। इसके बाद सरप्लस जो भी बचेगा वो जो थर्ड बचेगा उसके बाद जो भी बचेगा वो हम किसको देंगे, तो आप बोलोगे सर हम पेमेंट करेंगे पार्टनरशिप, वो पार्टनर को पे कर देंगे। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि एक से ज्यादा पार्टनर ने लोन दी हुई है और अभी अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, तो पार्टनर लोन जो होगी वो रेशियो में जो इनसफिशिएंट फंड रहता है, तो पार्टनर ने जो लोन ली है उसके हिसाब से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं कि पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। याद रहेगा बच्चों, ये शांति से था थर्ड पॉइंट जो बहुत ही आता है। अभी बच्चों आएगा आगे लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ। जो पार्टनर्स वाइफ है, कई बार उन्होंने क्या होता है, पार्टनर जो होता है उन्होंने उनकी वाइफ की लोन के हिसाब से उन्होंने क्या किया है बच्चों, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप बोलोगे सर बंद बिजनेस होगा, थोड़ा बवाल तो होगा ही। तो क्या बोला है, प्रोविजन बहुत ही सिंपल है, जब भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म में वाइफ का पैसा बिजनेस में लाया हुआ है तो उनको क्या बोलेंगे, तो उनको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उनके बाद एक दो वर्ड जो फोकस करवाने हैं। इफ द वाइफ पार्टनर हैज गिव अ लोन टू द फॉर्म टू फ्रॉम हिज पर्सनल फंड, पर्सनल फंड में से उन्होंने पैसे दिए, वाइफ ने पार्टनरशिप फॉर्म को पर्सनल फंड में से पैसे दिए हैं, तो लोन विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी मतलब उनको ऐसा नहीं होगा कि थर्ड नंबर पे पेमेंट होगा, उनको सेकंड नंबर पे ही पेमेंट हो जाएगा, उनको कंसिडर किया जाएगा थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी मतलब जो फॉर्म के बाहर वाले लोग होते हैं ना, वो थर्ड पार्टी होते हैं, तो उनको कंसिडर करेंगे थर्ड पार्टी लायबिलिटी, और उनके हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो आपको बोलोगे सर इनके हिसाब से उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी है कि कौन सी सीक्वेंस में हम लोन का पेमेंट करेंगे। लोन ऑफ, आप बोलोगे सर पार्टनर्स वाइफ का, तो पार्टनर्स वाइफ को आप कंसीडर करोगे उसने पर्सनल फंड में से दिया हुआ है, तो थर्ड मतलब लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी हम कंसीडर करके उनको पेमेंट कर देंगे। उसके बाद बच्चों है फिफ्थ पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर जो है बच्चों वो आपको क्लियर करना है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर में क्या कंसीडर करना है। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। बस यही डायलॉग को आपको ध्यान में रखना है, वही पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड इफ द partner or partners become insolvent, solvent partner are responsible to pay due of a firm from the personal property। एक पार्टनर मतलब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, एक पार्टनर भी सॉल्वेंट रहेगा तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसके पर्सनल फंड सारे बिक जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा उनका बोलना है। आपको वो ध्यान में रखना है कि पार्टनर की पार्टनरशिप फॉर्म में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और बच्चों लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ अ एसेट रियलाइजेशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ एसेट रियलाइजेशन ऑफ फॉर्म, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट रियलाइजेशन ऑफ फॉर्म। जो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जो एसेट बेच के हम जो मिल रहा है उसको कौन से ऑर्डर में किसको पेमेंट होगा। तो सबसे बच्चों आप बोलोगे सर हमने तो अभी आपने सिखाया कि थर्ड तक तो आपने सिखाया था, तो वही बच्चों फिर से आएगा। यहां जो था पार्टनर लोन के आगे मतलब खत्म हो जाता था, अभी आगे भी आएगा। तो सबसे पहला जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंस को पे करो, जो हमने लिखा था। सेकंड में जो है लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो भी पे कर दो। उसके बाद है नेक्स्ट टू लोन टू पार्टनर, जो हम लिखते हैं अभी लोन टू पार्टनर। फोर्थ में हम बोलेंगे सर उसके बाद पैसे और बचते हैं तो कैपिटल उनकी पे कर दो, और उसके बाद सरप्लस जो बचता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों फिर से एक बार बोल रहा हूं, आपके पास सपोज पहले सबसे पहले जो एसेट रियलाइजेशन होता है तो डिसोल्यूशन पेमेंट कर लो। उसके बाद आप बोलोगे सर सीक्वेंस में आएगा थर्ड पार्टी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। उसके बाद आप बोलोगे कि सर पार्टनर की लोन का पेमेंट होगा। लोन का पेमेंट होने के बाद आप बोलोगे सर इसके बाद कैपिटल उनकी जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद भी आपके पास पैसे बचते हैं फर्म के पास, तो सरप्लस है कैपिटल का, वो सरप्लस जो होगा वो कैपिटल मतलब उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। द रियलाइजेशन ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज पेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंस इज पेड, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड। सेकंड है नेक्स्ट लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी आर पेड। थर्ड है नेक्स्ट लोन ऑफ अ पार्टनर पेड, पार्टनरशिप को पार्टनर ने लोन जो पे किए वो पेड होगा। फोर्थ में लिखेंगे फाइनली कैपिटल ऑफ अ कैपिटल एंड द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर आर रिडीम। और लास्ट में जो है इवन इफ द सरप्लस रिमेन इन द पेमेंट शोज इन डी, सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बच्चों ये जो हमने डिस्कस किया वो लीगल प्रोविजन थी, लीगल प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा बच्चों उसका कैसे हम उसको एंट्री करेंगे वो ध्यान में रखना है। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है एग्जाम के लिए, तो आपको ये प्रॉपर सीक्वेंस प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए एक टॉपिक में जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक पॉइंट जिसमें एक एक पॉइंट आएगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट।